अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th और 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने वेरिएशन को पूरी तरीके से आपके सामने पेश किया और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियोस देखे हो और आपको पसंद आए हो और आपने उससे कुछ सीखा हो। मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मिलते रहे अपने टॉपिक के बारे में। कोई बात नहीं। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आप ही के बुक में जो एक टॉपिक है जिसे एवोल्यूशन कहते हैं कि एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, एवोल्यूशन में मैं बाद में जाऊँगा क्योंकि एवोल्यूशन को डिफ़ाइन करना और फिर उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करना एक बहुत ही छोटा टॉपिक होगा। लेकिन मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सबसे पहले जो थ्योरीज थी, कुछ थ्योरीज ज़मीन और इस कायनात के बनाने के बारे में कुछ थ्योरीज थी और फिर उसके बाद ज़मीन पर ज़िंदगी कैसी शुरू हुई। चूँकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम सब का ये ईमान है कि जो सारी चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। हम सब का इस पर यकीन है, हम सब का ईमान है। अगर दूसरे लोग, दूसरे मज़ाहिब के लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी राय है, इसमें हम नहीं जाते। सब लोगों की अपनी राय है, कोई बात नहीं। हर किसी ने अपने अंदाज के मुताबिक कायनात के बनाने को पेश किया है। लेकिन हमारा जो ईमान है वो ये है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ अपने ही ताकत के वो पर बनाया है, अपनी ताकत पर बनाया है। कोई बात नहीं, अल्लाह सब कुछ जानता है। लेकिन फिर भी साइंस हम पढ़ते हैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में टीचर्स पूछते हैं, दूसरे लोग पूछते हैं कि आपने का फला थ्योरी के बारे में क्या जानते हैं, फला थ्योरी के बारे में क्या जानते हैं, कायनात का जो ओरिजिन हुआ वो किस तरह हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमें साइंस को समझने के लिए उनका प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। लेकिन सच्चाई क्या है वो अल्लाह जानता है और उसने ही किया है। जो भी किया है अच्छा किया है, जो भी किया है, जो भी करता है, जो भी उसने किया है, हमारा उस पर पक्का ईमान है और अल्लाह करे कि ये ईमान इसी तरह सलामत रहे मौत तक। ठीक है, तो चले कुछ थ्योरीज थी इस ज़मीन और इस कायनात की इवोल्यूशन के बारे में कि किस तरह ये कायनात बनी, किस तरह ज़मीन बना, किस तरह इस पर ज़िंदगी शुरू हुई। कुछ थ्योरीज थी वो उसको पढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ी बड़ी थ्योरीज को आपके सामने छोटे छोटे करके पेश करूं ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए कि फला थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुई थी? ओरिजिन ऑफ अर्थ, या आप ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सब कुछ अल्लाह ने अपनी ही ताकत पर की है, अपनी ही सोच पर की है, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी साइंस में कुछ थ्योरीज है, उनको पढ़ाना और उनको पढ़ना थोड़ा अहम हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में 1927 में एक साइंटिस्ट था, एक बंदा था जिसने एक थ्योरी पेश की जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और वो थ्योरी क्या कहती है, चलिए जाते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी पेश हुई दोस्तों, मैंने आपको कहा कि मैं शॉर्टली सिर्फ आपके दिमाग में कुछ बातें बिठाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में कुछ बातें साइंस के बारे में आ जाए कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले जो थी वो बिग बैंग थ्योरी थी। बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी किसने पेश की थी और ये थ्योरी क्या कहती है? तो बिग बैंग जो थ्योरी थी वो 1927 में पेश की गई थी और उसका जो प्रेजेंटर था वो था जॉर्जेस लेमैटर।
जॉर्ज लिमैटर, ठीक है। इसने क्या कहा, गौर से देखिए, आपको मैं सिर्फ समझाता हूं कि इसने क्या कहा। इसने कहा कि कुछ भी नहीं था, ना जमीन थी, ना दूसरे सितारे थे, ना दूसरे जो है वो सियारे थे, ना आसमान थी, कुछ भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक गर्म गोला पड़ा हुआ था, एक बहुत ही बड़ा हॉट सब्सटेंस था, और उस हॉट सब्सटेंस में अचानक जो है ब्लास्टिंग शुरू हो गई। उस हॉट सब्सटेंस में, अभी मैं लिखूंगा यहां कि एक हॉट सब्सटेंस था, और उस हॉट सब्सटेंस में अचानक एक ब्लास्ट शुरू हो गया, और उस ब्लास्ट की वजह से क्या क्या हुआ अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। तो जॉर्ज लिमैटर के मुताबिक सबसे पहले जो थी वो एक हॉट सब्सटेंस थी, ओके। यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, तो वो कहता है कि इन ए हॉट सब्सटेंस, एक हॉट सब्सटेंस में क्या शुरू हुई, ब्लास्टिंग शुरू हुई, ठीक है। जब हॉट सब्सटेंस में ब्लास्टिंग हो गई तो उस हॉट सब्सटेंस में जो मैटर था वो तो बहुत ही छोटा छोटा मैटर था। इन ए हॉट सब्सटेंस माइक्रोस्कोपिक मैटर था। उस हॉट सब्सटेंस में दोस्तों क्या था, माइक्रोस्कोपिक मैटर, और वो माइक्रोस्कोपिक मैटर क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया, उसमें धमाका हुआ। देखिए मैं पॉइंट्स में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। जॉर्ज लिमैटर के मुताबिक कुछ भी नहीं था, लेकिन एक हॉट गोला पड़ा हुआ था, एक हॉट सब्सटेंस था, एक हॉट मैटर था जो छोटे छोटे टुकड़ों से बना था, जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक मैटर से बना था, और उस माइक्रोस्कोपिक मैटर में एक्सप्लोजन्स शुरू हुए, धमाके शुरू हो गए। जो ही वो धमाके करता रहा, तो क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये एक सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लास्टिंग शुरू हो गई, ठीक है। छोटे छोटे जितने भी मैटर थे वो क्या कर गए, ब्लास्टिंग कर गए। तो जब ये ब्लास्टिंग कर गए तो जॉर्ज लिमैटर के मुताबिक ये गोला जो था ये इतना एक्सपेंड कर गया, जो ही इसमें एक्सप्लोजन्स होते गए ये एक्सपेंड होता रहा इस तरह। तो इसका जो साइज था ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। जॉर्ज लिमैटर के मुताबिक फिर बताता हूं कि एक छोटा गोला था गरम, और इसमें अचानक धमाके शुरू हो गए। जो ही धमाके होते रहे तो ये इसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। तो जो ही साइज बढ़ता रहा इतना बढ़ गया कि ये सारा जो कायनात है ये बन गया, और उसके अंदर छोटे छोटे सियारे बन गए, सितारे बन गए, और फिर जमीन बन गई। तो बिग बैंग थ्योरी यही कहती है कि एक छोटा सा हॉट गोला था, और उसमें अचानक जो है वो ब्लास्टिंग शुरू हो गई। जो ही ब्लास्टिंग होते रहे एक्सप्लोजन शुरू हो गई, जो ही ब्लास्टिंग होते रहे ये जो मैटर था ये एक्सपेंड होता रहा, राइट। तो दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं, विच caused expansion of that microscopic matter। उस छोटे मैटर का जो मास था वो एक्सपेंड होता रहा, बढ़ गया आहिस्ता आहिस्ता। और फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ, गौर से देखें दोस्तों, फिर इसके अंदर जो भी छोटे छोटे टुकड़े थे, यानी सबसे छोटा जो टुकड़ा था आप कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। फिर जो ही इसमें धमाके हुए और इसका साइज बढ़ गया तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो यकजा होकर उन्होंने एटम्स बनाना शुरू किया।
इस थ्योरी के मुताबिक तो फिर क्या हुआ, दिन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या कर गए, कंबाइंड टू फॉर्म एटम्स। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर एटम्स बनाए और एटम्स बनाने के बाद फिर एलिमेंट्स बन गए और इस तरह जो है क्या बन गया, कायनात बन गया इस तरह। तो ये था बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, शॉर्ट में समझाता हूं। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बड़े से इस गोले में, इस हॉट गोले में क्या हो गई, एक्सप्लोजन्स हो गए और एक्सप्लोजन के बाद इसका साइज बढ़ गया और फिर ये हो गया। तो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स जो है, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इस थ्योरी के मुताबिक एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 20 बिलियन सालों पहले ये काम हुआ था। और फिर आहिस्ता 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 इसके अंदर मैटर अगजा होकर इस तरह हो रहे थे और फिर स्टार्स बन रहे थे, ठीक है। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या बन रहा था, स्टार बन रहा था और फिर आसमान बन गई इस तरह, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर फिर जमीन भी बनना शुरू हो गया इस तरह। तो ये इस थ्योरी का कहना है, ठीक है। और इस इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से फिर इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स हो गए, सितारे बनना शुरू हो गए। और फिर इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो गई, यानी जमीन बनना शुरू हो गया। और तकरीबन 4.5 मिलियन ईयर्स अगो ये काम हुआ था कि जमीन बन गया था। तो जमीन का बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जमीन की जो जिंदगी है, जो वक्त है, 4.5 मिलियन ईयर्स है, सॉरी बिलियन ईयर्स, ये मिलियन नहीं है, बिलियन है, बिलियन ईयर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो थ्योरी ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में दी गई कि जमीन किस तरह बनी, वो थी बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि कुछ भी नहीं था, लेकिन एक गर्म गोला पड़ा हुआ था और उस गर्म गोले में अचानक खुद बहुत धमाके शुरू होते गए। जो ही धमाके होते रहे, इस गोले का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और जब इसका साइज बढ़ गया, एक्सपेंशन कर गई, तो उसके अंदर नए नए मैटर्स बनना शुरू हो गए और फिर उससे स्टार्स बन गए, फिर जमीन बन गया। तो इसी तरह ये कहती है कि ये थी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ओके, बिग बैंग थ्योरी तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात आती है कि जमीन तो बन गई, लेकिन इसके ऊपर जिंदगी किस तरह शुरू हुई, जानदार किस तरह बनना शुरू हो गए जमीन पर, ठीक है। तो अब हम जाते हैं और कहते हैं कि हाउ लाइफ वॉज इवॉल्व्ड ऑन अर्थ, कि जमीन पर, यहां तो हमने लिखा ओरिजिन ऑफ अर्थ, यहां मैं लिख देता हूं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये इसके बारे में भी और थ्योरीज है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जमीन पर जिंदगी किस तरह शुरू हुई, इसके बारे में भी बहुत से थ्योरीज है, ठीक है। चूंकि हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इवोल्यूशन में ये सारी बातें हमें याद रखनी है। इवोल्यूशन कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस को, कि चेंजेस किस तरह शुरू होते हैं और ये चेंजेस क्या करते हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी कि जमीन पर लाइफ किस तरह शुरू हुई, जमीन पर जिंदगी किस तरह शुरू हुई, सबसे पहले जो थ्योरी थी वो थी स्पॉन्टेनियस थ्योरी। स्पॉन्टेनियस थ्योरी, ओहो, स्पॉन्टेनियस थ्योरी क्या कहती, स्पॉन्टेनियस थ्योरी कहती है कि जमीन में जिंदगी जो है, वो जानदार जो है, वो खुद ब खुद बने थे, किसी ने नहीं बनाए थे, खुद ब खुद बने थे। किस तरह बने थे, देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई गंदगी रखते हैं किसी चीज में, ठीक है, जब भी हम, आपको पता है कि कोई गंदी चीज रख देते हैं, ठीक है, तो ये थ्योरी कहती थी
स्पॉन्टेनियस थ्योरी कहती थी कि जमीन में बहुत सी गंदी चीजें पड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता इन गंदी चीजों में मच्छर बनना शुरू हो गए, फ्लाइज बनना शुरू हो गए खुद ब खुद, और उनमें और कीड़े बनना शुरू हो गए, ये सब कुछ शुरू हो गया। तो ये कहती है, और फिर इन फ्लाइज और इन कीड़ों से फिर आगे जाकर और जिंदगी बन गई और जिंदा चीजें बनते गई। तो ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी कहती है कि यार जिंदगी इस जमीन पर जो जिंदा चीजें बनना शुरू हो गए वो खुद ब खुद बनना शुरू हो गए थे। लेकिन बात तो ये नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। इस बात को गलत साबित करने के लिए एक डॉक्टर आया जिसका नाम था लुईस पास्चर ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित किया कि यार आप ये नहीं कह सकते किस तरह खुद ब खुद जिंदगी बनती है। इसने कहा कि जिंदा चीजें तब बनती हैं जब जिंदा चीज मौजूद हो। ठीक है, हमें देखे, हम जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो अगर मैं ना हूं तो मेरे बच्चे कहां से आएंगे। ठीक है, तो आजकल लोग कहते हैं कि नहीं ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। लुईस पास्चर ने इसको गलत साबित किया कि यार आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लुईस पास्चर आया और उसने इसे गलत साबित किया। दूसरा थ्योरी, दो साइंटिस्ट थे, एक इंग्लैंड का था और एक रशिया का था, जिनका नाम ओपेरन, सब पहले का नाम ओपेरन था और दूसरे का नाम था हेल्डन, HALDONE, हेल्डन। ये दो साइंटिस्ट थे और इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने दूसरी थ्योरी पेश की। किस चीज के बारे में? लाइफ ऑन अर्थ, के जमीन पर जिंदगी किस तरह वजूद में आई। ठीक है दोस्तों, तो चले हम ऐसे पढ़ते हैं कि इन दोनों ने कब अपनी थ्योरी पेश की। इन दोनों ने 1924 से 1929 तक अपना काम किया और लोगों को समझाया कि किस तरह जमीन पर जिंदगी बनी, किस तरह जिंदा चीजें बनी और सबसे पहले जो सेल था वो क्या था। तो इन्होंने ओपेरन और हेल्डन ने कहा। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी वो, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इनके मुताबिक कुछ केमिकल सब्सटेंसेस थे, जमीन पर मौजूद केमिकल सब्सटेंसेस थे। देखिए गौर से देखिए दोस्तों, जमीन पर मौजूद केमिकल सब्सटेंसेस थे और उन केमिकल सब्सटेंसेस में चेंजेस आते गए। एवोल्यूशन चेंजेस को कहते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस में चेंजेस आते गए और उन चेंजेस की बिना पर आहिस्ता 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 सेल बन गया। अब किस तरह बन गया, तो चले देखते हैं कि ये दोनों क्या कहते हैं, ओपेरन और हेल्डन क्या कहते हैं। इन्होंने कहा, सबसे पहले जो बात की इन्होंने कही कि यार ऐसा नहीं है, जिंदा चीजों से पहले इस जमीन पर जिंदा चीजों के लिए, बात को समझे गौर से, जिंदा चीजों से पहले इस जमीन पर जिंदा चीजों के लिए कंडीशंस मौजूद थे। ये बात इन्होंने कही। क्या कही कि कंडीशंस वर द कंडीशंस for life, conditions for life were available on earth। जमीन पर जिंदा चीजों के लिए, ठीक है, फॉर लाइफ ना, जिंदा चीजों के लिए कंडीशंस पहले से मौजूद थे। और वो कंडीशंस क्या थे दोस्तों? वो कंडीशंस थे केमिकल सब्सटेंसेस। अब देखते हैं कि क्या। ओके, ये बात। दूसरी बात इन्होंने कही, क्योंकि सबसे पहले जमीन पर, इस जमीन पर जो हम रह रहे, इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था। तो क्या हुआ था? देखिए दोस्तों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी O2 यानी O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन स्मॉल थिंग वर मेकिंग, इस बात को आपको समझाता हूं अभी। स्मॉल थिंग्स वर मेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज सब्सटेंसेस या थिंग्स। ठीक है, इस बात को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में आजकल एक प्रोसेस होता है जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इस प्रोसेस में, और से देखिए प्रोसेस ऐसा होता है हमारे बॉडी में कि कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं तो इसको हम ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और फिर इस ग्लूकोज को ब्रेक करके हम क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाते हैं। आपको इस बात का पता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है। क्या है दोस्तों, लार्ज मॉलिक्यूल। पर फिर इससे क्या बना, थोड़ा सा स्मॉल मॉलिक्यूल बना। ये लार्ज है, ये फिर स्मॉल है, फिर इस स्मॉल से फर्दर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते रहे, माइक्रो बनते हैं। हमारे बॉडी में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जब ओपेरन और हेल्डन ये थ्योरी पेश कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि चूंकि जमीन पर सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी तो ये प्रोसेस उल्टा हो रहा था। कैसा हो रहा था, नॉर्मली जब हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, यहां पर क्या यूज होता है, आपको पता है कि जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो ऑक्सीजन क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वजह से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, अभी हमारे बॉडी में होते हैं आजकल। लेकिन इन दोनों के दौरान के मुताबिक उस वक्त जब जमीन पर जिंदगी बन रही थी उस वक्त ऑक्सीजन नहीं था। तो जब ऑक्सीजन नहीं था, ये छोटे छोटे चीजें एक साथ मिलकर बड़े बड़े बना रहे थे। ठीक है, तो ये प्रोसेस, इनके मुताबिक ये प्रोसेस उल्टा हो रहा था, इस तरह हो रहा था। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर एक साथ मिलकर ग्लूकोज बना रहे थे, फिर ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे थे, इस तरह हो रहा था तो इनके मुताबिक। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप समझ गए। अब आगे जाते हैं। ओके, तो इनके मुताबिक छोटी छोटी चीजें मिलकर क्या बना रही थी, बड़ी बड़ी चीजें। ओके, तो हम लिखते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने कहा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलकर क्या बनाया, इन्होंने मिलकर एटम्स बनाए। ओके, बनाए। तो फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद जब एटम्स बने तो एटम्स के बाद फिर एलिमेंट्स बने। देखिए आप गौर से, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम से छोटा है, ये एटम एलिमेंट से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह फिर क्या हुआ, इनके मुताबिक ये कहते हैं कि फिर एलिमेंट्स ने मिलकर कुछ ऐसे अहम मॉलिक्यूल्स बनाए जो जिंदगी के लिए इंतहाई अहम मॉलिक्यूल्स थे। क्या क्या थे, फॉर एग्जांपल गौर से देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो एटम्स बने थे वो थे हीलियम और हाइड्रोजन के एटम, और फिर इन्होंने मिलकर जो एलिमेंट्स बनाए, सबसे पहले क्या क्या बन गए थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स, बुक्स लिखते हैं कि ये एलिमेंट्स सबसे पहले बने थे, और फिर इन्होंने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए। तो जब ये मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स तो बन सकते हैं ना, CH4 बन सकता है यानी मीथेन, फिर इसके बाद अमोनिया भी बन सकता है NH3। ठीक है, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल गया तो NH3 बनाया। फिर अगर इसी तरह हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। फिर अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला तो आपको तो पता है कि H2O तो ऑब्वियसली बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये काम हो रहा था। तो जब ये काम हो रहा था तो देखिए दोस्तों, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स किस चीज में पड़े थे, वाटर में पड़े थे। तो जब वाटर बना तो वाटर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स पड़े थे, और ये एक सोप लाइक मटेरियल था, इसलिए इसको नाम दिया गया हेल्डन सोप। क्या नाम दिया गया दोस्तों, हेल्डन सोप।
ठीक है दोस्तों, इसका नाम इसका नाम हेल्डनसोप रखा गया। तो इन दोनों के मुताबिक जो लाइफ बनी थी, जो जिंदगी, जो पहला सेल बना था, वो हेल्डनसोप से बना था। अब देखते हैं किस तरह बना था। देखिए गौर से, इस हेल्डनसोप के ऊपर जब क्या लग रहा था, सन की रोशनी, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, ठीक है, तो इसमें तो एनर्जी आ रही होगी, और जब ये एनर्जी गेन कर रहे थे तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब चीजें मिल रहे थे, तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। किस तरह बड़े मॉलिक्यूल्स? बहुत इजी है, देखिए। जब सूरज की रोशनी इस हेल्डनसोप, आज आपके बाद अब आपने इसे हेल्डनसोप कहना है, हेल्डनसोप पर पड़ रही थी, तो हेल्डनसोप से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या बनना शुरू हो गए। देखिए गौर से, हेल्डनसोप से अगर ये सारे मौजूद है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन्स बनना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट्स बनना, लिख देते हैं यहाँ, प्रोटीन्स बनना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट्स बनना शुरू हो गए। क्या बनना शुरू? कार्बोहाइड्रेट्स बने। फिर इसके साथ ही लिपिड्स बनना शुरू हो गए। तो वो मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए जो लाइफ के लिए जरूरी है, जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, ये बन गए, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता बन रहे थे, इन्हें हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए, और ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे थे? इन्होंने सेल नहीं बनाया, लेकिन सेल की तरह एक चीज बनाया जिसे हम प्रोटोसेल कहते हैं, प्रोटोसेल। और ये प्रोटोसेल आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन इसमें होता रहा, तो इसने क्या बनाया दोस्तों? सेल बनाया। और ये सेल जो था, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल था, और बुक्स कहते हैं कि सबसे पहले ये बैक्टीरिया का सेल बना था, तो ये बैक्टीरिया बना, ठीक है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल बना। तो हेल्डन और ओपेरन के मुताबिक ये काम हुआ था कि सबसे पहले जिंदगी के लिए, जिंदगी नहीं थी, जानदार नहीं थे, लेकिन जानदारों के लिए वो कंडीशंस मौजूद थे जो जानदार को बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े बड़े बना रहे थे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर एटम्स बन गए, फिर ये एलिमेंट्स बन गए, और इन एलिमेंट्स ने मिलकर सिंपल क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स बनाए, और फिर ये वाटर में मिल गए, और वाटर इसको फिर उन्होंने नाम दिया हेल्डनसोप, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि इस हेल्डनसोप पर सूरज से रोशनी पड़ रही थी, तो इनमें चेंजेस आ गए, और ये मिलकर एनर्जी लेकर मिलकर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, और फिर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ने प्रोटोसेल बनाया, और फिर प्रोटोसेल में एवोल्यूशन आकर सेल बना। और ये सेल जो था ये तकरीबन बैक्टीरिया का था, और बुक कहता है कि ये तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले ये काम हुआ था, 2000 मिलियन ईयर्स अगो ये सब काम हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेल था, बुक्स के मुताबिक सबसे पहले वाला ये सेल बना था। हेल्डन और ओपेरन के मुताबिक जिंदगी यहां से शुरू हो गई जमीन पर, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जमीन किस तरह बनी। साइंस के मुताबिक यार हम पढ़ते हैं जमीन पर जिंदगी किस तरह वजूद में आई, वो भी फिर मैं आपको कहूं कि साइंस के मुताबिक, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी, वो ये कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। तो केमिकल एवोल्यूशन के बारे में केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस में एवोल्यूशन आ गए, और फिर इनकी वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, ठीक है। तो ये थ्योरी अगर हम इस तरह लेके यहां पर मैं लिख दूं, इस थ्योरी में के मुताबिक क्या हुआ था कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस थे, ठीक है, और उनमें क्या आ गई? इवोल्यूशन आ गई, और उन केमिकल सब्सटेंसेस ने फिर क्या बनाया? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाए। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फिर बनना शुरू हो गए, यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह। तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। अब इवोल्यूशन के बारे में अब आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि
क्या हुआ था कि सिंगल सेल से जब जिंदगी शुरू हुई तो इतने कम्प्लेक्स सेल्स, इतने कम्प्लेक्स जानदार किस तरह बने, तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज।